अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचें, आपने 16 साल तक तालीम हासिल की, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपकी एजुकेशन पर खर्च कर दी। लेकिन जब डिग्री हाथ में आई और आपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो हर जगह से सिर्फ एक ही तरह का जवाब मिला, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ये पाकिस्तान के लाखों यंग ग्रेजुएट्स की कहानी है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस तरह के सोशल इश्यूज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों यंग बॉयज़ और गर्ल्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। उनके पास डिग्री होती है, उम्मीदें भी होती हैं, ख्वाब भी होते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती। और जब किसी मुल्क की यूथ अनएम्प्लॉयड हो जाए तो सिर्फ उस शख्स का फ्यूचर ख़राब नहीं होता बल्कि पूरी इकोनॉमी, पूरा ख़ानदान, पूरा मुआशरा और पूरी नेशन उसका नुकसान उठाती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन से नवाजा है। ये यूथ पे हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और अगर इसे हम सही डायरेक्शन अगर इसको ना मिले तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी बन सकता है, जैसा कि हम देखते हैं बनी भी हुई है। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इसके असल कॉजेज़ हैं क्या, ये हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्या। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की करंट सिचुएशन है क्या। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 7.1% है। यह परसेंटेज देखने में शायद छोटी लगती हो, कम लगती हो, लेकिन जब हम इस परसेंटेज को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो तस्वीर बहुत ही खौफनाक नज़र आती है। दिमाग घूम जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आप कह लें कि 59 लाख लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन भी है लेकिन उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग डिस्करेज्ड होकर जॉब ढूंढना ही छोड़ देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। यानी कुछ लोग टेक्निकली एम्प्लॉयड होते हैं लेकिन उनकी इनकम इतनी कम है कि बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसिस भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ के रेट बहुत अप हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन कुछ 24 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की अप्रॉक्सीमेटली 64% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हर साल लाखों यंग बॉयज़ और गर्ल्स को मार्केट में नई एंट्री मिलती है। ठीक है, वो एंटर होते हैं मार्केट में। अगर इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को जॉब मिल जाए तो सोचें ये इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट दे सकती है। कभी इसने सोचा है, कभी अवाम के अंदर बैठे हुए लोगों ने सोचा है कि ये मुल्क के लिए किस कदर अहम तरीन एक मुस्बत चीज़ हो सकती है, साबित हो सकती है। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बिजनेस एक्सपैंड होंगे, टैक्स कलेक्शन की इंक्रीज होगी, अच्छा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इनोवेशन भी साथ साथ आएगी और पाकिस्तान इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से आबादी के लिहाज से दुनिया का कोई 5वां और छठा बड़ा मुल्क है। लेकिन अगर इसी यूथ को जॉब्स ना मिले तो वही यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, बेशुमार बीमारियां इससे लाहक हैं जी, क्राइम इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन ड्रेन होता है, लोग यहां से निकलते हैं किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और सोशल इंस्टेबिलिटी भी इसके साथ ही है, वो भी पैदा होती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है अगर यूथ प्रोडक्टिव हो तो मुल्क तरक्की करता है, लेकिन अगर यूथ अनएम्प्लॉयड हो तो वही पॉपुलेशन मुल्क के लिए बर्डन बन जाती है। अच्छा, अब हम इस सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। सवाल देखें, कोई रीजन तो होगी जिसकी वजह से बढ़ रही है। क्या सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज इसकी वजह है कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो इसकी वजह है, या इसके पीछे कुछ और भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अब हम एक एक कॉज को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए इनमें से कुछ कॉजेज ऐसी हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोग बात ही नहीं करते हैं। सबसे पहली कॉज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। जी हाँ, आबादी इस मुल्क की बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये स्टैट्स बताते हैं और हम शहरों में रश भी देखते हैं
कि इतना रश हो चुका है, इतना रश हो चुका है, हर जगह ट्रैफिक ब्लॉक है, हर जगह पे रश लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है जो पॉपुलेशन ये ग्रो हो रही है। ये इसकी सबसे बड़ी ये फंडामेंटल रीज़न है। पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर रही है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर उसके इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है सिर्फ बढ़ ही नहीं रही बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों नए यंग बॉयज और गर्ल्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर साल इतनी ही नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं? अगर नहीं हो रही तो वो सब लोग कैसे एडजस्ट होंगे? इसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस कहते हैं। यहां सप्लाई का मतलब है जॉब ढूंढने वाले लोग और डिमांड का क्या मतलब है? अवेलेबल जॉब्स जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर जॉब सीकर्स 20 लाख हों और अवेलेबल जॉब सिर्फ 5 लाख हों तो बाकी 15 लाख लोग या तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या फिर उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत कम लेवल की जॉब करनी पड़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख लें कि एमबीए ग्रेजुएट्स कॉल सेंटर में काम करते नजर आते हैं और मास्टर डिग्री होल्डर्स चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, छोटी सी क्लरिकल जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं और लाइनें लग जाती हैं एक सिस्टम के अंदर। एफपीएससी के अंदर, पीपीएससी के अंदर हमने देखा है कि बेशुमार लोग हाईली क्वालिफाइड एक क्लर्क लेवल की जॉब्स ढूंढने के लिए परेशान हो रहे होते हैं और वो चाहते हैं हमें सिर्फ ये इस तरह की ही जॉब मिल जाए। क्या करें, सिस्टम ऐसा है। अच्छा, अब हम दूसरी कॉज की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एजुकेशन सिस्टम और स्किल गैप जो कि हमारा दूसरा अहम एक पॉइंट है, ये भी मेरी नज़र में बहुत अहम चीज़ है। पाकिस्तान का सबसे डेंजरस इशू है हमारा एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, कंप्यूटर साइंसेज और दूसरी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंपनीज उनसे पूछती हैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कितना काम करना आता है, प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इस वाले कहते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल के बारे में जानते हैं नहीं जानते, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से ग्रेजुएट्स के पास इन सवालों के जवाब ही नहीं होते क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको सिखाता ही नहीं है। इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इसका बहुत बड़ा कसूरवार है। स्टूडेंट्स को किताब याद करवाई जाती है लेकिन उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई जाती। थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है जी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत आप कह लें कि ना होने के बराबर दिया जाता है, बहुत ही कम दिया जाता है। इसलिए जो है ना, ये इंडस्ट्री के अंदर फिर जॉब लेने में मुश्किल सामना करना पड़ता है और हर कंपनी इतना वक्त और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए कंपनीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती है और फ्रेश ग्रेजुएट्स बेरोजगार रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हाउस को एआई डेवलपर चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला स्टूडेंट में एआई का सिर्फ इंट्रोडक्शन या बेसिक ही पढ़ा होता है। अच्छा, अब क्या होगा, कंपनी चाहती है कि उनको एक्सपर्ट बंदा चाहिए जिसको चैट जीपीटी, एपीआईज, पाइथन, मशीन लर्निंग मॉड्यूल और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकें। यहाँ डिग्री और मार्केट की डिमांड के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसी गैप को एक्सपर्ट्स स्किल गैप कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की, दैट इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर आप पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने लगातार इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए हैं। कभी इन्फ्लेशन, कभी डॉलर की वैल्यू, कभी पेट्रोल प्राइसेस, कभी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, कभी इंटरेस्ट रेट, कभी आईएमएफ की सख्त कंडीशन। इन तमाम चीजों का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? जवाब बहुत सिंपल है। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तो बिजनेसमैन जो उनसे हैं वो नई फैक्ट्रीज लगाने से डरते हैं। जब बिजनेसेस पहले से चल रहे होते हैं वो भी एक्सपेंशन रोक देते हैं और जब एक्सपेंशन नहीं होती ऑब्वियसली हायरिंग भी नहीं होती। कई नई कंपनीज जो सी हैं तो वो तो ऐसी करती हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए भी चली जाती हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। यानी इकोनॉमी स्लो होगी तो जॉब्स भी कम होंगी। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अगर किसी कंट्री में पॉलिसीज हर कुछ महीनों बाद, सालों बाद चेंज होती रहें, गवर्नमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहें,
डिसीजन मेकिंग स्लो हो और अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्वेस्टर का सबसे पहला सवाल होता है, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है? अगर उसे जवाब नहीं मिले तो वो अपना पैसा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो फैक्ट्रीज कैसे बनेंगी, और फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट का बहुत गहरा कनेक्शन है। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज होती है एनर्जी। बिजली और गैस के बगैर कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इंडस्ट्रीज को दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना रहा है। पहली लॉर्ड शेडिंग और गैस की कमी, दूसरी बिजली और गैस बहुत ज्यादा कीमत पर मिल रहे हैं। सोचिए, अगर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का माहाना इलेक्ट्रिसिटी बिल अचानक 2 या 3 गुना बढ़ जाए तो उस फैक्ट्री के पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी प्रोडक्शन की कीमत बढ़ा दे या फिर अपने खर्चे कम करे। और खर्चे कम करने का सबसे आसान तरीका होता है वर्कर्स की तादाद कम कर देना। इसलिए कि फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन रिड्यूस की, कुछ ने शिफ्ट्स कम कर दी और कुछ फैक्ट्रीज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो सिर्फ उसके वर्कर्स ही अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, सप्लायर्स, पैकेजिंग बिजनेसेस और छोटे दुकानदार भी मुतासिर होते हैं। यानी एक फैक्ट्री बंद होने का असर पूरी लोकल इकोनॉमी पर पड़ता है। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि अब इसमें जो सा है वो हर मुल्क को डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन जब टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा हो जाए तो कंपनीज एक्सपेंशन की बजाय सर्वाइवल के बारे में सोचने लग जाती हैं। सोचिए, एक बिजनेसमैन ने फैक्ट्री लगाना चाहता है, नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसे मशीन इंपोर्ट करनी है, रॉ मटेरियल भी खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है और फिर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस और कंप्लायंस कॉस्ट भी उठानी है। ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर्स या तो इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर देते हैं या फिर किसी और मुल्क का रुख कर लेते हैं, और जब नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो नई जॉब्स भी नहीं क्रिएट होंगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, यह पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जब प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो, फंड्स का गलत इस्तेमाल हो या हायरिंग मेरिट की बजाय सिफारिश पर हो तो क्वालिफाइड और टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट ने मेहनत करके डिग्री हासिल की, स्किल्स भी सीखी, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसे पता चला कि जॉब किसी सिफारशी आदमी को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक शख्स का मोरल डाउन नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट भी कम कर देती है। और जब मेरिट कमजोर जाए तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक वजह की वजह से नहीं बढ़ रही। ये पॉपुलेशन ग्रोथ, कमजोर एजुकेशन सिस्टम, स्किल गैप, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई टैक्सेस, करप्शन, उसके बाद जो है वो एनर्जी क्राइसिस, इतनी सारी चीजें हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उसका असर सिर्फ उनकी जेब पर पड़ता है या पूरी सोसाइटी पर। इस सवाल का जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का असर सिर्फ इनकम तक महदूद नहीं होता। ये गरीबी, क्राइम, डिप्रेशन, ब्रेन ड्रेन, फैमिली प्रॉब्लम और मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ तक को मुतासिर करता है। दोस्तों, अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो तो इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ही ना हो। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने बेरोजगारी का सामना किया है, लेकिन सही प्लानिंग, एजुकेशन रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए उस पर काम भी किया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। एजुकेशन सिस्टम को मार्केट की जरूरत के मुताबिक बनाना सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं। आज भी हमारे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को डिग्री तो देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं करते। अब दुनिया बदल चुकी है, कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो ये देखना चाहती हैं कैंडिडेट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, टीम वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, और टेक्नोलॉजी को यूज करना जानता है कि नहीं जानता। सोल्यूशन नंबर 2, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स। हर स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, और हर सक्सेसफुल इंसान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी नहीं होता। जर्मनी, साउथ कोरिया और यूरोपियन कंट्रीज ने वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, सीएनसी मशीन्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, ये तमाम प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत रहती है। ये आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। पॉइंट नंबर 3, आईटी, एआई और फ्रीलांसिंग की रेवोल्यूशन।
अगर आज कोई सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो वो है डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बहुत सी जॉब्स के लिए आपको ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पाकिस्तान में बैठकर आप अमेरिका में भी काम कर सकते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के क्लाइंट्स के लिए भी आप काम कर सकते हैं। ये वही फील्ड है जहां स्किल्स की वैल्यू होती है, डिग्री की नहीं। इसलिए पाकिस्तान की यूथ को डिजिटल स्किल्स की तरफ लाना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन नंबर 4 दोस्तों ये है कि हर ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता और ना ही गवर्नमेंट हर ग्रेजुएट को जॉब दे सकती है। इसलिए पाकिस्तान को जॉब सीकर के साथ साथ जॉब क्रिएटर्स भी पैदा करने होंगे। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप सिर्फ फाउंडर को इनकम नहीं देता, वो 10 लोगों को और भी जॉब देता है। तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हमने जो सा है वो किस तरह से स्टार्टअप की तरफ लोगों को लेके आना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चाइना की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। वियतनाम ने भी पिछले 20 सालों में एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करके लाखों जॉब्स क्रिएट की। पाकिस्तान को भी टेक्सटाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना होगा। जितनी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। मेरिट सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की हक तलफी ना हो, सिस्टम का मोरल डाउन ना हो, लोग जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर जॉब सर्च करें, उनको जॉब मिले भी। और जब जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी मेरिट की बुनियाद पर, तो आप देखेंगे कि बहसीयत कौम जो सी है, फर्द तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, बहसीयत कौम भी जो सी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट उसका सोना, गैस या ज़मीन नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट उसका यूथ है। अगर हमने अपने यूथ को एजुकेशन, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ दे दी तो यही यूथ पाकिस्तान को दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज़ में शामिल कर सकता है। लेकिन अगर हम इस यूथ को नज़रअंदाज कर गए तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं रहेगी, बल्कि ये हमारे सोशल और नेशनल फ्यूचर का चैलेंज बन जाएगी। फैसला आज होगा, अगर अगली नस्लों पर फैसला आज होगा, असर अगली नस्लों पर पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का हर नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर कामयाब हो, मैं इजाज़त चाहता हूं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।